Today the topic of discussion is Kanun Shahadat Order 1984. Kanun Shahadat Order was promulgated on 28th of October 1984 and published on 26th of October 1984. Article 1 है. Article 1 says this order may be called Kanun Shahadat Order 1984. It extends to whole of the Pakistan, applies to all judicial proceeding in or before court, इंक्लूडिंग इसमें आ जाती हैं कोर्ट मार्शल, ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं, या कोई भी अथॉरिटी जो जुडिशल या कोज़ाई जुडिशल पावर अपनी जुरिस्डिक्शन में एक्सरसाइज कर रही है तो उन पे भी कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई होता है। लेकिन इसमें आगे वो कहता है कि आर्बिट्रेटर की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उस पे कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन क्लास है। इसमें हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं, इंटरप्रिटेशन आ जाती है, कोर्ट की पहले आती है। सब क्लास ए में ये कहता है, अब ये कोर्ट की डेफिनेशन में ये नहीं कह रहा कि कमरा अदालत है, ये कह रहा है कि कोर्ट का मतलब है एंड इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सनस जो लीगली ऑथोराइज होते हैं कोई भी एविडेंस लेने के लिए, टू टेक एविडेंस। तो कहा जाता है कि ये कोर्ट की इंटरप्रिटेशन इसकी डेफिनेशन में आ गए हैं अंडर कानून शहादत ऑर्डर। लेकिन आगे एक्सेप्शन है कि इसमें आर्बिट्रेटर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सब क्लास 2 में है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। डॉक्यूमेंट क्या है कि जब कोई भी मैटर आप किसी भी सब्सटेंस पे एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स या कोई भी अदर मींस है उसके ज़रिए, और इंटेंशन क्या है कि उस मैटर को रिकॉर्ड करना है, तो ये डॉक्यूमेंट होंगे। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है कि कोई भी चीज़ हम जो लिखते हैं पेपर पे वो आ जाती है, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैप और प्लान हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी इंस्क्रिप्शन है किसी मेटल प्लेट पे या स्टोन पे तो ये डॉक्यूमेंट है, कैरिकेचर है कोई खाके वगैरह बनाए हुए हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट होंगे, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वो भी डॉक्यूमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एविडेंस। अब सब क्लॉज सी में जो एविडेंस दी गई है कानूनी शहादत ऑर्डर में उसमें ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताई गई है। लेकिन हम पहले देख लेते हैं एविडेंस की जनरल डेफिनेशन। इसमें आ जाता है कि स्टेटमेंट विटनेस की जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं या पार्टीज़ की स्टेटमेंट्स जो होती हैं या जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक फैक्ट या मैटर इन इशू जो कोर्ट में होता है उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, तो ये तमाम स्टेटमेंट्स पार्टीज़ और विटनेस की और डॉक्यूमेंट्स ये एविडेंस है। फिर वो कहता है कि जब कोर्ट लीगली जो ऑथोराइज्ड होती है रिसीव करती है कोई भी फैक्ट या टेस्टिमनी या डॉक्यूमेंट किसी भी मैटर को प्रूव या डिसप्रूव के लिए जो अंडर इंक्वायरी होता है तो वो भी फैक्ट और टेस्टिमनी और डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये एविडेंस कहलाते हैं। अब आ जाती है इसकी जो सब क्लॉज सी में दी गई है एविडेंस की इंटरप्रिटेशन। अब इसमें वो कहता है कि ऑरल एविडेंस होती है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। ऑरल एविडेंस क्या है कि तमाम विटनेसेस की जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कोर्ट परमिट करती है या रिक्वायर करती है कि किसी भी मैटर और जो अंडर इंक्वायरी है, मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी है, उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए तो ऐसी तमाम स्टेटमेंट्स ऑरल एविडेंस कहलाती हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हम आ जाते हैं कि कोर्ट जो है जब उस कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के सामने फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट किसी भी मैटर से रिलेटेड जो अंडर इंक्वायरी हो, तो ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। अब आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की टाइप्स हैं अंडर आर्टिकल 73 एंड 74। आगे हमारे पास है फैक्ट। फैक्ट की डेफिनेशन इसकी इंटरप्रिटेशन में कहता है कि कोई भी एनीथिंग, एनी स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग जो कैपेबल हो यानी परसीव की जा सके बाय सेंसेस, और कोई भी मेंटल कंडीशन जो जिससे कोई पर्सन जो है वो कॉन्शियस है, अवेयर है, तो ये फैक्ट है। अब यहाँ पे जो परसीव्ड बाय सेंसेस होगी कोई भी चीज़ तो ये आ जाता है फिज़िकल फैक्ट कहलाता है, और जो मेंटल कंडीशन होगी जिससे कोई पर्सन अवेयर होगा, कॉन्शियस होगा, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे परसीव्ड बाय सेंसेस है, इसमें आ जाता है कि कोई भी चीज़ है उसको आप महसूस कर सकें, समझ सकें। अब यहाँ पे आ जाता है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मर्डर किया। सी जो है विटनेस है वो देख रहा है कि उसने ए ने बी का मर्डर कर दिया है, तो ये क्या है कि सी ने परसीव्ड बाय सेंसेस उसने देखा है। अब यहाँ पे आगे दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ए जो है उसने बी का
को हर्ट काज की है, कोई इंजरी काज की है। अब बी जो है उसकी बॉडी पे वो इंजरी काज हुई है, उसने वो फील की है, परसीव की है बाय हिज सेंसेस, तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है कि ये एक फिज़िकल फैक्ट है। अब साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसकी डेफिनेशन ये है कि फैक्ट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस, तो उनको साइकोलॉजिकल फैक्ट कहते हैं। इसमें इंटेंशंस आ जाता है, गुड फेथ आ जाता है, बैड फेथ आ जाता है, नॉलेज आ जाता है, तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेलेवेंट फैक्ट। अब रेलेवेंट फैक्ट में वो कहता है, ये इसके आर्टिकल 2 का क्लॉज 2 है, इसमें वो कहता है कि जब एक मैटर है अंडर इंक्वायरी है या डिस्प्यूटेड मैटर है कोई भी, तो उसमें जो फैक्ट हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हों, ठीक है, और सीरीज़ ऑफ फैक्ट कह लें, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो कहा जाएगा कि ये सारे रेलेवेंट फैक्ट हैं। ये वन फैक्ट इज़ रेलेवेंट टू एन अदर। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब ए ने बी का मर्डर किया है, अब बी की डेड बॉडी रिसीव हुई है, उसके बाद ए के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं वेपन पे, जो मर्डर का वेपन है उस पे ब्लड सैंपल्स लिए हैं, वहाँ पे ए की वहीकल मौजूद है, तो ये सारे रेलेवेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्ट इन इशू। अब ये अंडर आर्टिकल 2 है, क्लॉज 3 है। फैक्ट इन इशू क्या है कि सिंपल मीनिंग में हम कह देते हैं कि डिस्प्यूटेड फैक्ट है। किसी भी लिटिगेशन या प्रोसीडिंग में ऐसे फैक्ट जो एक पार्टी क्लेम करे कि सर्टेन फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं और दूसरी पार्टी डिनाई करे कि वो फैक्ट जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये हम कह सकते हैं कि फैक्ट इन इशू है। अच्छा, अब आगे हमारे पास इसकी जो कानून शहादत ऑर्डर में इसकी बताया गया डेफिनेशन है, वो ये है कि कोई भी फैक्ट जिनसे किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंट, नेचर या एक्सटेंट, किसी भी राइट की, लाइबिलिटी की या डिसेबिलिटी की असर्ट की जाए या उसको डिनाई किया जाए किसी सूट में, प्रोसीडिंग में, तो उसको हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। अब हमारे पास फैक्ट इन इशू की एग्जाम्पल आ जाती है कि ए जो है एक्यूज्ड है किसके लिए कि उसने बी का मर्डर किया। अब इसमें फैक्ट आ जाते हैं, ए ने बी की डेथ काज की है, ये फैक्ट इन इशू है, की है या नहीं की, ये फैक्ट इन इशू है। अच्छा, ए की इंटेंशन क्या थी, बी की डेथ काज करने की थी, ये फैक्ट इन इशू है। आगे क्या था कि कोई ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन थी या नहीं थी, ये फैक्ट इन इशू है, इसकी एग्जांपल है। अब हमारे पास आ जाता है प्रूव्ड फैक्ट। अंडर आर्टिकल 2 है, क्लॉज 4 है, इसमें वो कहता है कि जब कोर्ट के सामने कोई भी मैटर प्रेजेंट किया जाए, अच्छा, कोर्ट उस मैटर को देखने के बाद उस आफ्टर द कंसिडरिंग ऑफ दिस दैट मैटर, तो कोर्ट क्या करेगी कि अगर कोर्ट बिलीव करती है कि ये सर्टन फैक्ट जो है ये एग्जिस्ट करता है या फिर कि कोई भी सर्टन फैक्ट है उसकी एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है कि एक प्रूडेंट मैन जो है वो सपोज कर सकता है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे फैक्ट जो हैं इनको प्रूव्ड फैक्ट कहा जाता है। अब डिसप्रूव्ड फैक्ट में ये कहता है कि जब कोर्ट के सामने कोई भी मैटर प्रेजेंट किया जाएगा, कोर्ट उस मैटर को कंसीडर करने के बाद जब बिलीव कर लेती है कि ये सर्टन फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता या फिर उसकी एक नॉन एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल होती है कि एक प्रूडेंट मैन जो है वो उस सर्कमस्टांसेस जो उस पार्टिकुलर केस की हैं उनको देखते हुए सपोज कर लेता है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो कहा जाएगा कि ये एक डिसप्रूव्ड फैक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फैक्ट नॉट टू बी प्रूव्ड। अब फैक्ट नॉट टू बी प्रूव्ड में क्या है कि एक कहा जाता है कि अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड when it is neither proved nor disproved। अब जो पहले ये बयान किए हैं 4 और 5 क्लॉज में कि प्रूव्ड है और डिसप्रूव्ड फैक्ट है, अब कोई फैक्ट जो प्रूव्ड भी नहीं होता, डिसप्रूव्ड भी नहीं होता, तो कहा जाएगा फैक्ट नॉट टू बी प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मे परज्यूम। अब इसमें हमारे पास क्लॉज है ये 7, इसमें कहता है कि कोर्ट में परज्यूम अ फैक्ट के प्रज्यूम करती है कोर्ट। अब यहाँ मे का वर्ड यूज़ हुआ है तो ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की, ये मे का वर्ड जाहिर करता है कोर्ट की डिस्क्रिशन कि कोर्ट जो है ये प्रज्यूम कर सकती है कि एक फैक्ट जो है वो प्रूव हुआ है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ एनी एविडेंस। अब यहाँ पे वो कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट अब कोर्ट प्रज्यूम करती है अपनी डिस्क्रिशन में कि हाँ ये फैक्ट है और ये एक प्रूव्ड फैक्ट है।
अनटिल कि आप उसको बाय एविडेंस डिसप्रूव ना करें। अब एक पर्सन है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ठीक ये स्टोलन गुड्स जो है ये अपने पास रखता है, ठीक है, या रिसीव करता है स्टोलन गुड्स। अब उस पर्सन से वो गुड्स जो हैं वो बरामद हो जाती हैं, उस पर्सन की पोजेशन से निकल आती हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये परज्यूम है, कोर्ट परज्यूम करेगी कि हाँ ये एक्यूज पर्सन जो है यही गिल्टी है, अनटिल अनलेस कि वो प्रूव कर दें बाय द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस के ये जो स्टोलन गुड्स हैं ये मेरी नहीं है, या ये गलती से या किसी और वजह से यहाँ पे पाई गई हैं। अब यहाँ पे आ जाता है शेल परज्यूम। जहाँ पे वर्ड शेल परज्यूम होगा तो इसमें क्या है कि कोर्ट बाउंड है। अब शेल परज्यूम में क्या है कि कोई भी ऑप्शन कोर्ट के पास नहीं होता, कोर्ट बाउंड होती है परज्यूम करने के लिए कि एक फैक्ट जो है ये प्रूव्ड फैक्ट है, अनलेस एंड अनटिल एविडेंस के ज़रिए उसको डिसप्रूव ना किया जाए। आगे हमारे पास आ जाता है कंक्लूसिव प्रूफ। ये फाइनल प्रूफ है जब कोर्ट जो है कोई भी अगर एक फैक्ट प्रूव हो जाता है और वो फैक्ट रेलेवेंट है, रिलेटेड है, कनेक्टेड है दूसरे फैक्ट के साथ, अब वो फैक्ट प्रूव हुआ है तो कोर्ट क्या करेगी, डिक्लेयर कर देगी दूसरे फैक्ट को कि ये भी एक प्रूव्ड फैक्ट है। ये फाइनल कोर्ट का कंक्लूसिव प्रूफ होता है, फाइनल डिसीजन होता है, और इस पर कोर्ट जो है वो अलाउ भी नहीं करती किसी किस्म की एविडेंस को कि वो इसको डिसप्रूव करे। So this is the end of my video. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.